अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी ना किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है, और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ओन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। अब यहाँ आपको लगता होगा कि यह सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन यह एम्पायर जो आज हम एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टिमेट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल $403 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 33,500 अरब, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में बात की जाए तो यह नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है वह एक नहीं 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या पत्ती, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल एस्टेट सर्विस तक, टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ जयो से किया था। जमशेद जी अपने फादर के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे और 18,680 के थे तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वह बेचते थे वह ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीद कर कपड़े की सूरत में बेचती थी। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वह एक टेक्सटाइल मिल भी लगा ले, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑयल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गई, तो उन्होंने सस्ते दामों वो ऑयल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने वह मिल जो नुकसान में जा रही थी उसको प्रॉफिट में बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का घर था, जिसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुक खुद भी बम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में एस्टेब्लिश की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया, जिस पर बम्बे के लोगों ने उनको कॉटन की मार्केट से इतना दूर मिल बनाने पर बहुत ताने भी दिए। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जब बम्बे कॉटन की मार्केट का हब है तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल क्यों एस्टेब्लिश की, पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का यह फैसला बहुत अच्छा था। पहला यह कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब होती थी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई का इनको कोई मसला नहीं होता था। दूसरा रीजन था वाटर सप्लाई। कॉटन को कपड़ा बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई रिवर्स और लेक्स हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई का भी मसला नहीं था। तीसरा रीजन था मजदूरों की अवेलेबिलिटी, क्योंकि बम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड ज्यादा थी। इसी वजह से वहां अक्सर मजदूरों की शॉर्टेज रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ ज्यादा होने की वजह
से वहां पर उनका रेट भी ज्यादा होता, पर नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेट बहुत कम थे और अवेलेबिलिटी ज्यादा। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहाँ के मजदूर ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, उन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। जमशेद जी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बात बात पर छुट्टी कर लेते हैं और ज्यादातर दिनों में ऐसा भी होता था कि पर से ज्यादा वर्कर छुट्टी पर होते थे। यह बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान किए रखती थी, लेकिन उन्होंने इस मसले के सलूशन के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज के मॉडल मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है। और अपना यही मिशन लिए वह कोशिश करते गए। उन्होंने मजीद कंपनीज लगाना शुरू कर दी। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और उसमें सबसे एक क्लास सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्क वर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे। जमशेद जी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वर्म की ब्रीड इंडिया में लेकर आए, लेकिन मसला था कि यह सिल्क वर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छी प्रोडक्शन देने की काबिलियत रखते थे। इंडिया में उनका सरवाइव करना काफी मुश्किल था, लिहाजा उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फर्म एस्टेब्लिश किया जहां का क्लाइमेट इस खास सिल्क वर्म के लिए काफी बेहतर तो था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच सिल्क वर्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती थी। इन मसलों को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सिल्क वर्म की फार्मिंग का कॉन्सेप्ट भी जमशेद जी टाटा ही लेकर आए। खुशकिस्मती से यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह जमशेद जी ने टाटा सिल्क की सूरत में इंडिया को बेहतरीन सिल्क बनाने के काबिल बना दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर्स में से एक है और यह सब उन पहले एक्सपेरिमेंट्स, इनोवेशंस और रिसर्च की वजह से मुमकिन हो पाया है। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पौंडीचेरी में एक कंपनी बनाई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल्स को फ्रेंच कॉलोनी के बीच इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन यह आइडिया कम